सो हे गाइस, इस वाली वीडियो में हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूनिट नंबर 1 डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा जो क्वेश्चन गिवन है इसमें क्वांटम के अंदर क्वांटम सीरीज़ हम कवर कर रहे होंगे इस वाली वीडियो में। तो सबसे पहले हमको कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में बताना है। तो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे वो होते हैं जो कि हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। नॉन रिन्यूएबल से मतलब है हमारा जो कि एग्जॉस्ट हो जाएंगी चीज़ें, यानी कि जो हमारी चीज़ें ख़त्म हो रही होंगी यदि हम उसको रिप्लेस नहीं किया गया। तो जैसे कि इनमें हमारे कोल आ जाता है, पेट्रोलियम आ जाते हैं, नेचुरल गैस आ जाती हैं। दीज आर दी कम्स अंडर दी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। सेकंड वन इज़ दी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जिसके अंदर हमारे सन आता है, वाटर आती है, एनिमल डंक, एग्रो वेस्ट। ये हम कितना ही हम जैसे सनलाइट है, सनलाइट हमको कितनी भी हो अनलिमिटेड क्वांटिटी में हमको सनलाइट प्राप्त हो रही होती है। वाटर भी है हमारा ओशन के अंदर काफ़ी सारी, तो ये हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं। एग्रीकल्चर वेस्ट हो गया, एनिमल डंक हो गया। दीज आर दी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड दीज आर आल्सो नोन एज दी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स एज ए कन्वेंशनल रिसोर्स, सम फॉसिल फ्यूल्स आर डिस्कस्ड। अब इसमें बताया गया है कि जो हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसके अंदर हमारे कौन कौन से टाइप के हमारे फॉसिल फ्यूल्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं। जैसे कि हमारा कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गई, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, तो ये हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हैं। इसके अंदर कोल के अंदर हमारा आता है, जैसे कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है कोल हमारा। इट इज़ फॉर्म ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स बेरिड अंडर द लेयर्स ऑफ द सिल्ट। जो भी हमारे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ट्रीज़ हैं, उनकी डिग्रेडेशन पे हमारा कोल फॉर्मेशन हो रही होती है। इट इज़ कंपोज्ड मेनली ऑफ कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के हमारा कोल जो है हमारा फॉर्मेशन होता है। फॉर मेनली फाउंड इन यूपी, एमपी, बिहार एक्सेट्रा। ठीक है, तो इंडिया के अंदर हमारे जो कोल्स यूपी हो गई, एमपी हो गई, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड के अंदर हमारे कोल की जो है फाउंड हो रही होती है। यूज़ ऑफ कोल, कोल को हम कैसे यूज़ करते हैं? जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हम कोल का यूज़ कर रहे होते हैं। पावर प्लांट्स के अंदर हम कोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्टीम को जनरेट करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं कोल का, जिससे कि हमारा जो टरबाइन का ब्लेड है वो हमारा रोटेट हो और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएँ। वेरियस इंडस्ट्री यूज़ हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल, जो कोल्स के बर्न होने से हमारी जो हीट ऑब्टेन्ड होती है, वेरियस इंडस्ट्री उनको भी यूज़ करती हैं किसके प्लास्टिक बनाने के लिए, सिंथेटिक फाइबर को मेड करने के लिए। तो हमारे कोल की एनर्जी को यूज़ कर रहे होते हैं। कोल इज़ हीटेड इन फर्नेस टू मेक कोक, तो कोक के अंदर हम जो है कोल को हीटेड करते हैं। कोक क्या होती है? कोक आप जानते हैं, जैसे कि आपने वीडियो में भी देखा होगा, यूट्यूब पे हमारी काफ़ी सारी वीडियो आती हैं जिसके अंदर हमको एक हमारा एक वो रहता है, मोल्टन मेटल रहता है, यानी कि हाई टेम्परेचर पे हमारा मोल्टन मेटल रहता है। उसके अंदर हम मेटल को डिप करते हैं तो उससे हमारा जो मेटल है वो मेल्ट हो जाता है। ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं वो हमारा आयरन का रहता है। आयरन, रेड आयरन हॉट का बना हुआ रहता है। उसके अंदर हम कोल को डिप करते हैं और हमारा कोक का फॉर्मेशन होता है। इसी से ही हम बेसिकली स्टील का मैन्युफैक्चरिंग करने में मदद कर रहे होते हैं। ये था हमारा रिगार्डिंग कोल एनर्जी के। अब इसकी कुछ हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी गिवन है। ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। डिसएडवांटेजेस है हमारे, जैसे कि हमारा कोल जो है सल्फ़र डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारा एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहा होता है फॉर्मेशन करने के लिए। अब बात कर लेते हैं हम नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस हमारी जो है मीथेन से बनी हुई होती है और उसके अंदर प्रोपेन और इथेन स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हो रहे होते हैं नेचुरल गैस के अंदर। इट इज़ यूज्ड एज दी डोमेस्टिक एज वेल एज दी इंडस्ट्रियल फ्यूल। इंडस्ट्रियल फ्यूल के अंदर और डोमेस्टिक फ्यूल के अंदर हम नेचुरल गैस का यूज़ कर रहे होते हैं। नेचुरल गैस हैज़ ए हाई कैलोरीफिक वैल्यू एंड इट बर्न्स विदाउट एनी स्मोक। ठीक है, नेचुरल गैस के अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू प्रेजेंट रहती है और इसको बर्न करने पे हमारा कोई भी स्मोक या धुआं हमको प्रोड्यूस नहीं हो रहा होता है। इट कैन बी इजीली ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के द्वारा जो है हम बेसिकली नेचुरल गैस को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द पाइपलाइन। ये था रिगार्डिंग हमारा जो कि हमारा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज कौन कौन से हैं? कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आप समझ के हमारे कोल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है और नेचुरल गैस है। ठीक है, कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस आर दी कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज आर दी रेफर्स टू एज दी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो कन्वेंशनल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज वो होती हैं जो कि हमारी एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज होती हैं। ठीक है, यानी उनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता यदि ये हमारी ख़त्म हो जाती हैं। तो ये था रिगार्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम देख लेते हैं हमारे वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हमारी कौन कौन सी होती हैं। वेरियस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी में हमारी सोलर एनर्जी आती है, विंड एनर्जी आती है, टाइडल एनर्जी आती है, जियोथर्मल एनर्जी आती है, ओशन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन का ओशन थर्मल एनर्जी आती है, बायोमास आता है। ठीक है, सो दीज आर कम्स अंडर दी वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी।
रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर हमारा सोलर एनर्जी को हम जानते हैं, सोलर एनर्जी हमको कैसी होती है, क्लीन होती है, चीप होती है, अबेंडेंटली अवेलेबल होती है, यानी भर मात्रा में हमारी जो है सोलर एनर्जी प्रेजेंट हो रही होती है। इट इज़ also the most important of non conventional sources of energy, important sources of non conventional sources of energy का हमारा important है। इट इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, कोई पॉल्यूटिंग पार्टिकल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है, तो नॉन पॉल्यूटिंग होती है। हेल्प्स इन डिक्रीजिंग द ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट को डिक्रीज़ करने में हमारी मदद कर रही होती है। सोलर एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस से फ्यूल को जनरेट करने के लिए, बाय डायरेक्ट कन्वर्जन टू ए फ्यूल, इसको हम फ्यूल में कन्वर्ट कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आप जानते हैं, फोटोसिंथेसिस हमारे जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, ये हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को मेक करने, फूड बनाने के लिए, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं। बाय डायरेक्ट कन्वर्जन टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को भी कन्वर्ट करने के लिए हम फोटोवोल्टेक का यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ द सोलर एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ हमारा डेटा गिवन है कि सेंड आउट एनर्जी फॉर्म ऑफ रेडिएशन एट रेट ऑफ 3.7 मेगा किलोवाट। जो हमारा सन है, ठीक है, सन जो है हमारा एनर्जी को सेंड करता है रेडिएशन की फॉर्म में, कितने में, 3.7 इंटू 10⁻20 मेगावाट के अंदर। However, in energy intercept by the earth is about the 1.85 इंटू 10⁻11 मेगावाट। अर्थ में आती हमारी ये हाफ हो जाती है, ठीक है, तो 1.85 इंटू 10⁻11 मेगावाट की एनर्जी इंटरसेप्ट होती है अर्थ के द्वारा। एनर्जी इज़ अवेलेबल सेवरल टाइम्स मोर देन ऑल एनर्जी प्रोड्यूस्ड कंज्यूम इन द वर्ल्ड। तो एनर्जी हमारी अवेलेबल है सेवरल टाइम्स मोर देन ऑल एनर्जी, जो भी हमारी सारी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। उसके बाद हम देख लेते हैं मेरिट्स, इसको डीमेरिट्स, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम कवर कर रहे होंगे सोलर एनर्जी का। तो आप जानते हैं सोलर एनर्जी कैसी होती है, नॉइसलेस ऑपरेशन होती है, ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द फ्लोर एज देयर इज़ नो नीड टू स्टोरेज वेसल, ठीक है, स्टोरेज वेसल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। चीपर इनिशियल कॉस्ट होती है एंड नो नीड टू कंटेनर्स टू स्टोर दी फ्यूल, ठीक है, यहाँ पे कंटेनर्स की भी हम कोई रिक्वायरमेंट नहीं हो रही होती है टू स्टोर दी फ्यूल को स्टोर करने के लिए। डीमेरिट्स की बात कर लेते हैं, क्लाउडी डेज हो गया, नाइट हो गई, और रेनी सीजन्स के अंदर हमारा सोलर एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा होता है, ठीक है। आप जानते हैं रेनी डे के अंदर हमारा सूरज नहीं निकलता है, तो यहाँ पे हमारी सोलर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है, सनलाइट की मदद से हम सोलर एनर्जी को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे होते हैं। लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड होता है फॉर कलेक्शन ऑफ द सोलर एनर्जी एट द यूज़फुल रेट। यहाँ पे लार्ज स्पेस की हमको रिक्वायरमेंट हो रही होती है सोलर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। अब इस फिगर में आप देख सकते हैं हमारे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का डायग्राम है। तो सन से है हमारी कई सारी वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया, हाइड्रो एनर्जी, हाइड्रोजन एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशियन वेव एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। सो दीज आर कम्स अंडर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसके अंदर आप डायग्राम बना के भी मेंशन कर सकते हो, आपको जो है 3 मार्क्स इसमें डायग्राम से मिल जाएंगे यदि 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। बायोमास देख लेते हैं। बायोमास आप सभी जानते हैं बायोमास क्या होता है। बायोमास हमारा एक तरह का बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि हमारा उसको बर्न करने पे हम जो है उसकी हीट को यूज़ करते हैं एज दी एनर्जी टू जनरेट दी इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड कन्वर्टेड इनटू द ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर को हम बायोमास भी कहते हैं। वुड, चारकोल, एग्रीकल्चर वेस्ट प्रोड्यूस बायो एनर्जी आफ्टर बर्निंग। जो भी हमारे वुड हो गए, चारकोल हो गए, एग्रो वेस्ट हो गए, ये हमारे बायो एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। एंड काउ डंग गार्बेज आर एनारोबिकली डिकम्पोज टू ऑब्टेन दी एनर्जी। ड्राइड एनिमल डंक और कैटल डंक केक्स आर यूज्ड डायरेक्टली एज द फ्यूल्स इन रूरल एरिया। हम जानते हैं रूरल एरिया के अंदर हम जो है गाय का जो है डंक है, ठीक है, काऊ डंक हो गया हमारा, ठीक है, बफेलो डंक हो गया, इनको हम बेसिकली कैटल डंक हो गए, इनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं एज दी फ्यूल्स इन द रूरल एरिया टू प्रोड्यूस स्मोक को प्रोड्यूस करने के लिए, विच इज़ हैव दी लो एफिशिएंसी ऑफ बर्निंग, जिसकी एफिशिएंसी ऑफ बर्निंग हमारी लो होती है। अब कुछ इसकी मेरिट्स हैं कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग बायो एनर्जी थ्रू प्लांटेशन इज लेसर देन द कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स। जो भी एनर्जी हम फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन करते हैं और जो भी एनर्जी हम प्लांटेशन के बायो एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं प्लांटेशन से, वो हमारी कंपेरेटिवली लेस हो रही होती है एज़ कम्पेयर टू दी अदर एनर्जी फ्रॉम दी ऑब्टेन फ्रॉम दी फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। हाइड्रो एनर्जी है हमारी सेकंड वन इज़ दी, थर्ड वन इज़ दी हाइड्रो एनर्जी।
टाइडल एनर्जी, तो ये सब आप पढ़ लेना है हमको जो है, ठीक है। ये मेंशन है क्वांटम के अंदर, इस टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइडल एनर्जी को आप पढ़ सकते हो। ओशन थर्मल एनर्जी क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के अंदर से हम जो हीट होती है, हॉट रॉक्स होती है प्रेजेंट इनसाइड द अर्थ, उसको हम जियोथर्मल एनर्जी को हार्नेस्ट करते हैं, वहाँ से हम जियोथर्मल एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। ये हमारी जो बेसिकली टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है अर्थ का विद इंक्रीज द डेप्थ ऑफ बिलो ऑफ द सरफेस, जितने जितने हम नीचे जा रहे होंगे अर्थ की सरफेस के नीचे, उतना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होगा, तो वहाँ से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जियोथर्मल एनर्जी से। मेरिट्स की बात कर ले तो चीप एंड क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। जियोथर्मल प्लांट रिक्वायर लिटिल लैंड एरिया, तो इसका प्लांट को लगाने के लिए हमको लिटिल लैंड एरिया की रिक्वायरमेंट हो रही होती है। फिर हमारा हाइड्रो एनर्जी की बना है। हाइड्रो एनर्जी हमारा जो बेसिकली अल्टरनेटिव फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज है, ट्रिमेंडस पोटेंशियल है बिकॉज इट कैन प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर विच इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस इन नेचर। ये हमारा जो बेसिकली हाइड्रोजन एनर्जी है, ये हमको बेसिकली वाटर प्रेजेंट होता है हमारा अवेलेबल में, ठीक है। नेचर के अंदर हमारा वाटर जो है अबंडेंस में प्रेजेंट है, यानी काफ़ी सारी मात्रा में हमारा वाटर प्रेजेंट है, तो इसके अंदर हमारा ट्रिमेंडेशन पोटेंशियल है, इसकी जो पोटेंशियल है वो काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू दी अदर एनर्जी सोर्सेज, ठीक है। इट गिव्स द रेडिएंट एनर्जी विच इज़ सस्टेन लाइफ्स ऑन द अर्थ। हाइड्रोजन कैन बी सेपरेट फ्रॉम वाटर बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के द्वारा हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर देते हैं वाटर से। वाटर होता है हमारा H2O, तो वहाँ से हम हाइड्रोजन को सेपरेट कर रहे होते हैं, और वही हमारा हाइड्रोजन जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करने में मदद कर रहा होता है। इट कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से भी हम हाइड्रोजन एनर्जी को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस की बात कर ले तो एडवांटेजेस के अंदर आपको मेंशन है, ये हाइड्रोजन एनर्जी हैज़ वेरी हाई एनर्जी कंटेंट। तो हाइड्रोजन एनर्जी का जो है हमारा हाई एनर्जी कंटेंट प्रोड्यूस होता है। इट्स बर्निंग इज़ नॉन पॉल्यूटिंग, इसकी जो बर्निंग है वो हमारी नॉन पॉल्यूटिंग नेचर की आ रही होती है। हाईली फ्लेमेबल है, मोर एक्सपेंसिव है, यानी इनिशियल कॉस्ट जो है इसकी वो हमारी हाई है, ठीक है, और हाई फ्लेमेबल भी है, इजीली हमारा बर्न भी हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं main features of the various types of renewable and non-renewable energy sources, explain the importance of non-conventional energy sources in context of global warming। तो global warming के context में हम non-conventional energy sources को कैसे, उसका क्या importance है, उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो global warming is the phenomena of increase in the temperature of environment due to rising concentration of various gases like CH4, CO2, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग जो है हमारा बेसिकली टेम्परेचर का राइजन है एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा एनवायरनमेंट में, तो वहाँ पे हमारा ग्लोबल वार्मिंग फॉर्मेशन हो रहा होगा। ये हमारा फॉर्मेशन होता है वेरियस गैसेस जो भी हमारी उनकी यदि अमाउंट बढ़ जाती है, जैसे कि CH4 कार्बन डाइऑक्साइड, एरोसोल्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, इनकी जब इंक्रीज़ हो रही होगी, इनकी जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ होगी, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रहा होगा, ग्लोबल वार्मिंग का फॉर्मेशन हो रहा होगा। विच इज़ कॉस्ड बाय बर्निंग ऑफ द कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स इन इंडस्ट्री। जो भी हमारे कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं, इनकी बर्निंग करने से जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग का कंटेस्ट इंक्रीज़ हो रहा होता है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी आर इको फ्रेंडली। सोलर एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ओशन थर्मल एनर्जी हो गई, ये हमारी इको फ्रेंडली रिसोर्सेज हैं एंड दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ पोल्यूटेंट, पोल्यूटेंट को प्रोड्यूस नहीं करती हैं। और हार्मफुल गैसेज भी जो हमारी CO2 है, CH4 है, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये हमारी प्रोड्यूस नहीं हो रही होती है विद द हेल्प ऑफ द थर्मल एनर्जी, वो विंड एनर्जी एंड द ओशन थर्मल एनर्जी। दीज आर द एनर्जी विच कम्स अंडर द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी हो गया, इनको जब हम बर्न करते हैं तो कोई भी हमारा पॉल्यूटेंट और हार्मफुल गैसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही होती हैं। और जबकि हमारा जो हार्मफुल गैसेज जो होती हैं, ये हमको फॉर्मेशन के रेस्पॉन्सिबल होती हैं ग्लोबल वार्मिंग को रेस्पॉन्सिबल करने के लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं MNRE क्या है, व्हाट आर द मिशंस एंड फंक्शंस ऑफ द MNRE। MNRE जो है हमारा बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ये इसकी फुल फॉर्म है। MNRE की मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो इट्स ब्रॉड एम टू मिनिस्ट्री टू डेवलप एंड डिप्लॉय न्यू रिन्यूएबल एनर्जी। इसका जो एम है वो हमारे रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलप करने का है, फॉर सप्लीमेंटिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर द कंट्री की रिक्वायरमेंट को
सप्लीमेंट करने के लिए कंट्री की रिक्वायरमेंट को सप्लीमेंट करने के लिए, उसको एनर्जी को इक्वेट करने के लिए वो इसका जो है हमारा ये एम है। और इसके जो एम है डेवलप करने का और डिप्लॉय करने का न्यू रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को। क्रिएशन केसेस और मिनिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो इसका जो नाम था पहले 1981 में कमीशन ऑफ एडिशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी था। 1982 में नाम चेंज होकर हुआ डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। आफ्टर दैट इट नेम्ड एज द मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इन 1992 एंड in 2006 it renamed as the Ministry of New and Renewable Energy MNRE in 2006। तो 2006 से हमारा जो इसका नाम है वो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। जब से हमारा 2006 से यही नाम हमारा जो है चल रहा है, ठीक है। The sudden increase in the price of the oil, uncertainty associated with the supply and the adverse impact on the balance of the payment position lead to the Stevens Commission, ठीक है। तो ये बता रहा है जो हमारा पेट्रोल प्राइस में इंक्रीजमेंट हुआ था, सडनली इंक्रीजमेंट हुआ था, जो कि हमारा इम्पैक्ट आया था पेमेंट्स करने पे, पोजीशन लीड तो वहाँ पे हमारी कमीशंस को सेटअप किया गया था, ठीक है, इन मार्च 1981 के अंदर। मिशन की बात कर ले तो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन वाज लॉन्च ऑन दी 11 जनवरी 2010 बाय प्राइम मिनिस्टर। तो हमारा जो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये हमारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन को लॉन्च किया गया था 11 जनवरी 2010 के अंदर। दिस मिशन हैज़ द एम्बिशियस टारगेट ऑफ डिप्लॉइंग 20,000 मेगावाट ऑफ ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर। तो इसका जो टारगेट था वो था हमारे 20,000 मेगावाट की हमको जो है सोलर पावर जनरेट करनी थी विद द हेल्प ऑफ द ग्रिड, सोलर ग्रिड क्या होती है? सोलर ग्रिड तो होती है हमारी बेसिकली सोलर सेल्स को कनेक्ट करने पे हमारे सोलर ग्रिड ऑब्टेन हो रही होती है। जब भी हम सोलर सेल्स को कनेक्टेड कर देंगे इन सीरीज़ के अंदर, ठीक है, काफ़ी सारी सोलर सेल्स को हम सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर देंगे तो हमारी सोलर ग्रिड का फॉर्मेशन हो रहा होगा। वहीं से हम जनरेट करते हैं सोलर मॉड्यूल, सोलर एरे, ठीक है। तो सोलर एरे आप बाद में पढ़ेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो और सोलर मॉड्यूल जो है वहीं से हम सोलर एनर्जी को जनरेट करते हैं। उस एनर्जी को जनरेट करने का नाम को ही हम सोलर ग्रिड कहते हैं। तो सोलर ग्रिड की पावर जो है हमको बेसिकली 20,000 मेगावाट की प्रोड्यूस करनी थी विद द हेल्प ऑफ द सोलर पावर जनरेशन विद द हेल्प ऑफ द सोलर सेल्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सोलर ग्रिड सिस्टम। लॉन्ग टर्म पॉलिसी थी, लार्ज स्केल डेवलपमेंट गोल्स थे, एग्रेसिव रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑफ क्रिटिकल रिक्वायरमेंट रॉ मटेरियल्स कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एज द रिजल्ट ऑफ द। तो ये 2022 जो हमारा ईयर अभी निकला है लास्ट ईयर, तो वहाँ तक हमको बेसिकली 20,000 मेगावाट की ग्रिड हमको प्रोड्यूस करनी थी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सोलर सेल्स, विद द हेल्प ऑफ द सोलर मॉड्यूल, विद द हेल्प ऑफ द सोलर एरे, ठीक है। वी नीड टू जनरेट द सोलर ग्रिड सिस्टम विच हैव ए अमाउंट ऑफ द 20,000 मेगावाट ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये था इसका मिशन। 2022 तक हमको 20,000 मेगावाट एनर्जी का ग्रिड सिस्टम को अंदर सोलर एनर्जी जनरेट करनी थी विद द हेल्प ऑफ द सोलर सेल। अब बात कर लेते हैं कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। ये हो गया हमारा कंप्लीट कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, मैंने आपको बता दिया। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज हमारे जो हैं एग्जॉस्टिबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस हो गए। क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इनके अंदर हमारे 2 क्लासिफिकेशन आते हैं, प्राइमरी एंड द सेकेंडरी। प्राइमरी के अंदर हमारे कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आते हैं और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एंड दी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। सेकेंडरी के अंदर हमारे जो बेसिकली दीज रिसोर्सेज डू नॉट अकर इन नेचर, ये हमारे नेचर में अकर नहीं होते हैं, बट दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। जो हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज हैं, जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल्स हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, इन्हीं से ही जो हमारी एनर्जी को ऑब्टेंड होते हैं, इन्हीं से जो रिसोर्स ऑब्टेंड होते हैं वही हमारे सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज के अंदर आ रहे होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम कोल बर्निंग, H2 ऑब्टेन फ्रॉम द हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम कोल बर्निंग से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो ये कैसा है हमारा, ये सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज है, ठीक है। हाइड्रोजन जो ऑब्टेंड होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ H2O से, हाइड्रोजन यहाँ पे एक्ट कर रहा होगा ऐसे सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज की। तो सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये हमारे बेसिकली जो हैं ऑब्टेंड होते हैं प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज से। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि हमारा सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम है,
ठीक है। सोलर फोटोवोल्टिक इफेक्ट क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सोलर फोटोवोल्टिक, ठीक है। इसको करने से पहले हम सोलर सेल्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सोलर सेल्स क्या होती है। सोलर सेल्स मैंने आपको बता दिया, सोलर सेल्स जो है हमारी बेसिकली जनरेट करती हैं हमारे जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट एनर्जी। तो फोटोवोल्टिक एनर्जी इज द कन्वर्जन ऑफ द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू फोटोवोल्टिक सेल कॉमनली नोन एज द सोलर सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल की मदद से हम जो है सनलाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और इन्हीं सेल को हम सोलर सेल से प्रोड्यूस करते, इन्हीं सेल को हम सोलर सेल से नेम्ड करते हैं, ठीक है। तो सोलर सेल्स क्या हैं? सोलर सेल्स आर दी सेल्स विच कन्वर्ट द सनलाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Solar cells are the solid state electronic device used to convert electromagnetic energy of solar radiation directly into direct current, ठीक है। तो ये हमारी जो है जनरेट करती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी ऑफ सोलर रेडिएशन की, जो कि डायरेक्ट डीसी करंट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सप्लाई करने के लिए यूज हो रही होती है। दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस इनसाइड दी सेल। जो सोलर सेल के अंदर जो भी हमारा कन्वर्जन होता है वो हमारा इनसाइड में टेक्स प्लेस हो रहा होता है। हमारे आप जानते हैं सोलर सेल के अंदर हम जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और होल्स होते हैं, ठीक है, पी टाइप और एन टाइप से। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो हमारा मूव कर रहा होता है वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। आफ्टर मूविंग द वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इट जनरेट दी। तो जो हमारी डिप्लीशन लेयर है इलेक्ट्रॉन और वैलेंस बैंड को जब वन बैंड से दूसरी बैंड में जाएगा तो डिप्लीशन लेयर को क्रॉस कर रहा होगा। इसी डिप्लीशन लेयर को क्रॉस करने के लिए वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट कर रहा होगा बाय डिप्लीशन दी लेयर ऑफ दी डिफ्यूज लेयर। जो डिफ्यूज लेयर है उसको जो है वो क्या कर रहा होगा, डिप्लीट कर रहा होगा, यानी उसको तोड़ दे रहा होगा डिप्लीशन लेयर को, तभी हमारे जो है क्या जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दीज आर दी फिनोमेना ऑफ द सोलर सेल। तो सोलर सेल्स आप जानेंगे सोलर सेल्स क्या हैं। सोलर सेल्स जो है हमारी बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं सनलाइट एनर्जी को। इसके अंदर जो फिनोमेना होता है वो हमारा इनसाइड द सेल फिनोमेना टेक्स प्लेस हो रहा होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जनरेट होती है जो कि डायरेक्टली करंट सप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रही होती है। अब बात कर लेते हैं सोलर सेल्स मटीरियल की। तो सोलर सेल्स मटीरियल क्या होते हैं हमारे? सोलर सेल्स मटीरियल्स is made of the different material and silicon is nearly 90% एप्लीकेशन। जितने भी हमारे सोलर सेल्स के मटेरियल हैं उसमें सिलिकॉन जो है हमारा यूज्ड होता है 90% एप्लीकेशंस में। द चॉइस ऑफ द मटेरियल डिपेंड ऑन द बैंड एनर्जी गैप, एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट, ठीक है। ये हमारा 3 फैक्टर्स पे डिपेंड होता है सोलर सेल्स का मटेरियल, जैसे कि हमारा बैंड एनर्जी गैप हो गया, एफिशिएंसी हो गई, कॉस्ट हो गई। इन तीनों पे हमारा सोलर सेल्स का मटेरियल डिपेंड हो रहा होता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी को हम अचीव करते हैं बैंड गैप की एनर्जी से, तो वो है हमारी दैट इज़ दी 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू दी 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये क्या है हमारी? ये हमारी मैक्सिमम एफिशिएंसी है सोलर सेल की, जो कि हम अचीव करते हैं विद द हेल्प ऑफ द बैंड एनर्जी गैप से। वेरियस मटेरियल हो गए, जैसे कि हमारा एल्यूमिनियम सिलिकॉन हो गया, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड हो गया, कैडमियम टेलुराइड हो गया, जिंक टेलुराइड, कैडमियम सल्फाइड। दीज आर दी मटीरियल्स विच आर मेड फ्रॉम दी सोलर सेल मटीरियल, ठीक है। और इनकी हमारे को बैंड एनर्जी गैप भी मैंशनड है, जैसे कि एल्यूमिनियम सिलिकॉन का है जैसे कि 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एल्यूमिनियम एंटीमोनाइड का है 1.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैडमियम टेलुराइड का है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारी जो है मटेरियल हैं जो कि सोलर सेल को मेड करने के लिए, बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो रहे होते हैं, ठीक है। दीज आर दी मटेरियल विच इज़ सुटेबल फॉर द सोलर सेल। अब बात कर लेते हैं हम बेसिकली हमारा मैकेनिज्म क्या है फोटो कंडक्शन का पीवी सेल के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है, यूनिट 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार आया एग्जामिनेशन में 16, 17 और 18, 19 के अंदर। तो मैकेनिज्म समझ लेते हैं इसका। फोटो कंडक्शन कैसे होती है। पीवी सेल है हमारा फोटोवोल्टिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल के अंदर हमारा क्या मैकेनिज्म है फोटो कंडक्शन का? इन पीएन जंक्शन आफ्टर द फोटोन्स आर एब्जॉर्ब्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एन साइड विल टेंड टू द फ्लो द पी साइड। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जो हमारे एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट हो रहे होते हैं एन साइड के अंदर, वो हमारे फ्लो होते हैं पी साइड के अंदर, ठीक है। एंड दी होल्स ऑफ द पी साइड विल टेंड टू फ्लो दी एन साइड। जो पी साइड के अंदर होल्स प्रेजेंट है वो फ्लो होते हैं एन साइड, एन रीजन के अंदर। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, हमारा पी रीजन है और ये हमारा एन टाइप रीजन है। पी रीजन के अंदर हमारे होल्स प्रेजेंट रहते हैं, एन टाइप रीजन के अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है एन टाइप टू द पी टाइप। इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम दी
होल डायरेक्शन, और पी टाइप विल फ्लो टू दी एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो यहाँ से जो हमारा जनरेट होती है दिस टेंड टू फ्लो इनसाइड कंपनसेट रेस्पेंडिव डेफिशिएंसी, जो डेफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए हमारा पी एन जंक्शन डायोड फॉर्मेशन हो रहा होता है। एन के अंदर एन रीजन के प्रेजेंट रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और पी रीजन के अंदर हमारे प्रेजेंट हो रहे होते हैं होल्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं हमारे होल्स की तरफ, और होल्स फ्लो होते हैं हमारे इलेक्ट्रॉन की तरफ, जिससे कि जो डेफिशिएंसी वो हमारी डिक्रीज़ हो रही होती है। डिफ्यूज़न विल क्रिएट एन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो ये और बीच में हमारी है ये डिफ्यूज़ लेयर, ये हमारी डिफ्यूज़ लेयर है। डिफ्यूज़ लेयर के अंदर हम जो है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड एनर्जी हमारी प्रेजेंट हो रही होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी यहाँ पे जनरेट होती है डिफ्यूज़ लेयर के अंदर। डिफ्यूज़ लेयर हमारी बीच की लेयर होती है, एन रीजन और पी रीजन के बीच की जो लेयर को हम डिफ्यूज़ लेयर कहते हैं, और इसी के अंदर हमारी जनरेट हो रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी डिफ्यूज़ लेयर के अंदर जनरेट होती है। ठीक है, दिस फील्ड विल इंक्रीज अंटिल इट रीचेज इन इक्विलिब्रियम, ये हमारी तब तक इंक्रीज़ होती है जब तक ये इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेती। ठीक है, इक्विलिब्रियम को अचीव नहीं कर लेती जब तक हमारी जो है ये इंक्रीज़ हो रही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉन्स कॉन्टैक्ट्स आर मेड विद टू सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड द कॉन्टैक्ट्स आर कनेक्टेड विद एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इनके जो एंड्स हैं, जैसे कि हमारा एन रीजन का एंड है, पी रीजन का एंड है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं हम कनेक्ट कर देते हैं इनको हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से। कंडक्टर का क्या काम करता है, कंडक्टर जो है फ्लो कराने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, और यहाँ पे हमको लोड लगा दिया है, तो लोड के अंदर हम जो है सप्लाइड, और यहाँ से हमारा पॉजिटिव कॉन्टैक्ट है और नेगेटिव कॉन्टैक्ट है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे जो है इलेक्ट्रॉन को फ्लो हो रहे होंगे, और ये हमारा जनरेट कर रहा होगा इलेक्ट्रिक एनर्जी को, इलेक्ट्रिक करंट को ये हमारा जनरेट कर रहा होगा। और ये हमारी ग्रिड सिस्टम है। ग्रिड सिस्टम क्या है, ग्रिड सिस्टम मैंने आपको बता दिया, ग्रिड सिस्टम वो सिस्टम होता है, यानी सोलर सेल्स को जब भी हम कनेक्टेड कर देते हैं, वेरियस सोलर सेल्स को जब भी हम सीरीज़ के अंदर कनेक्टेड कर देते हैं, तब हमारा ग्रिड सिस्टम जनरेट बन रहा होता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू एक्सटर्नल कंडक्टर कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट हमारा जनरेट होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन से मदद से, विच विल कंटिन्यू एज लॉन्ग एज द फ्री इलेक्ट्रॉन होल्स आर बीइंग फाउंड बाय सोलर रेडिएशन, जो कि हमारे कंटिन्यू, जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया, होल्स हो गए, ये हमको जो है सोलर रेडिएशन से फॉर्म हो रहे होते हैं। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फोटोवोल्टिक कन्वर्जन। तो ये मैकेनिज्म है फोटोवोल्टिक कन्वर्जन का। दिस इज़ द कन्वर्जन ऑफ सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर दस कॉन्स्टिट्यूटेड वोल्टेक सेल और सोलर सेल। तो ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर का, ये हमको फॉर्मेशन करके देता है पीवी सिस्टम का, पीवी यानी कि फोटोवोल्टेक सिस्टम का। और फोटोवोल्टेक सिस्टम को ही हम बेसिकली सोलर सेल्स को से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। सोलर सेल्स क्या है हमारी, सोलर सेल्स हमारी बेसिकली फोटोवोल्टेक सिस्टम सेल्स पे हमारी बेस्ड रहती हैं। ये हमको फॉर्मेशन में ऑब्टेंड होती हैं जब भी हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट हो रहे हों, तब हमारी ये फॉर्मेशन हो रही होती हैं। ऑल सच सेल जनरेट डायरेक्ट करंट। आप जानते हैं डायरेक्ट करंट ये हमको प्रेजेंट करता है, विच विल कन्वर्ट इनटू द अल्टरनेटिंग करंट इफ डिजायर्ड। हमारे घर में जो है अल्टरनेटिंग करंट आता है, तो इन्वर्टर की मदद से हम डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट में ऑब्टेंड कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द इन्वर्टर। ठीक है, ये था हमारा मैकेनिज्म ऑफ द फोटो कंडक्शन इन द पीवी सेल। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि हमारा सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल है। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल क्या होता है, डिस्क्राइब सोलर फोटोवोल्टेक मॉड्यूल विद द नीट स्केच। ये हमारा स्केच है। ठीक है, इस पर बाद में बात कर रहे होंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम क्या होता है। इट रेफर्स टू द वाइड वेराइटी ऑफ सोलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम। सोलर इलेक्ट्रिकल सिस्टम की जो है वेराइटी है। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टेक सिस्टम, दिस सिस्टम यूज सोलर एरे मेड ऑफ द सिलिकॉन टू कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर एरे के अंदर हम इसका यूज करते हैं। सोलर एरे आप जान के, सोलर एरे जो है हमारे बेसिकली जब भी हम सोलर सेल्स को सीरीज़ के अंदर लगा देते हैं तो वो हमारा सोलर एरे बन रहा होगा। ये हमारी सोलर सेल्स हैं, इसको हमने सीरीज़ के अंदर लगा दिया। ठीक है, तो ये हमारा सोलर एरे बन जाता है। ये है हमारा सोलर एरे, और इसको हम बेसिकली सोलर मॉड्यूल भी बोलते हैं, सोलर मॉड्यूल।
ठीक है। तो ये हमारी जो जनरेट करता है सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी को, सनलाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। कंपोनेंट्स ऑफ द पीवी एरे आर कलेक्टिवली नोन एज द बैलेंस ऑफ सिस्टम, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट रहते हैं पीवी एरे के अंदर, उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे होंगे बैलेंस ऑफ सिस्टम से, जिसके अंदर हमारे इंक्लूड रहते हैं स्टोरेज, बैटरी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, कंट्रोलर एंड दी इन्वर्टर। अब यहाँ पे डायग्राम गिवन है, डायग्राम के अंदर हमको फोटोवोल्टिक एरे गिवन है। फोटोवोल्टिक से जो हमारा बेसिकली चार्ज रेगुलेटर में सप्लाई जा रही होगी, चार्ज रेगुलेटर से हमारी सप्लाई बैटरी के अंदर जाती है, और और पीवी एरे से हमारी सप्लाई इन्वर्टर के अंदर जाती है, जहाँ से हम एसी लोड को ऑब्टेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ द डायरेक्ट लोड। तो डायरेक्ट लोड जो हमारा ऑब्टेन हुआ था विद द हेल्प ऑफ द पीवी एरे, वहाँ पे हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं टू ऑब्टेन द अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ बैटरीज एक्सप्रेस्ड इन एम्पियर आवर, ठीक है। एम्पियर आवर के अंदर हम एम्पियर आवर AMPH, ठीक है। एम्पियर आवर के अंदर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बैटरी की कैपेसिटी को। ईच सेल लेड एसिड बैटरीज 2 वोल्ट की हमारी 2 AMPH की हमारी बैटरी होती है, लेड एसिड बैटरी आर इंस्टॉल्ड विद माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारी बैटरी को इंस्टॉल्ड किया जाता है बेस्ड ऑन द चार्ज रेगुलेटर टू मॉनिटर जी वोल्टेज एंड द टेम्परेचर, यानी कि रेगुलेट करने के लिए, वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए बैटरी को इंस्टॉल्ड किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमारे फ़ोन की बैटरी होती है, उसको हम चार्ज करते हैं, यानी कि जब वो 100% चार्जिंग पे हो जाती है तो अपने आप जो है हमारा वो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना बंद कर देती है, ठीक है। जैसे कि आप लगा के सोते हो मोबाइल को चार्जर पे, तो इलेक्ट्रिसिटी को अपने आप ही वो बंद कर देती है चार्ज करना फ़ोन को। वैसे ही हमारी जो है यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर प्रेजेंट है बैटरी के अंदर, जो कि हमारे वोल्टेज और टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद कर रहे होते हैं। इट नीड्स टू हैव ऑटोमेटिक स्विच ऑफ इन केस ऑफ द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम एरेज टू लो टू हाई, यानी कि अपने आप ही स्विच ऑफ हो जाता है। यहाँ पे जो है ऑटोमेटिक जो हमारा करंट सप्लाई है वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है जब भी हमारे टू हाई और टू लो हमारे वोल्टेज प्रेजेंट हो रहे होते हैं सोलर एरे के अंदर। इन्वर्टर्स आल्सो प्रोटेक्ट अगेंस्ट दी ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किट, ताकि शॉर्ट सर्किट ना हो, ओवरलोडिंग नहीं हो, तो वहाँ पे हमारा बेसिकली इन्वर्टर भी प्रेजेंट हो रहा होता है, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल क्या हो गया आप समझिए। सोलर फोटोवोल्टिक के अंदर हम फोटोवोल्टिक एरे का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा डायरेक्ट लोड करंट जनरेट होता है। इस डायरेक्ट लोड करंट को जनरेट करने के लिए हम इन्वर्टर का यूज़ करते हैं, ताकि जो डायरेक्ट लोड करंट है ये हमारा कन्वर्ट हो रहा हो एज दी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। अब हम देख लेते हैं सोलर सेल एरे क्या होती है, ठीक है। तो सोलर सेल एरेज आर दी स्ट्रंक इन सीरीज एंड दस फ्रॉम द सोलर मॉड्यूल सोलर एरे। सोलर सेल्स को जब भी हम सीरीज़ में कनेक्टेड करते हैं तो वो फॉर्म करती हैं सोलर मॉड्यूल को और सोलर सेल्स एरे को, ठीक है। ये आप समझ गए, यहाँ से डायग्राम देख सकते हैं। ये हमारी जो है ये है हमारी सोलर सेल, और सोलर सेल्स को जब भी हमने कनेक्ट किया सीरीज़ के अंदर तो हमारा फॉर्मेशन हुआ सोलर एरे का और सोलर मॉड्यूल का, ठीक है। Solar cells are strung in series, thus form the solar module and solar array. These may be tracking arrays और fixed array. इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये हमारी 2 क्लासिफिकेशन पर बेस्ड होती है सोलर सेल। नंबर 1 इज़ द ट्रैकिंग एरे एंड नंबर 2 इज़ द फिक्स्ड एरे। ट्रैकिंग एरे क्या होती है? ट्रैकिंग एरे इज डिफाइंड एज द वन विच इज़ ऑलवेज केप्ट मैकेनिकली परपेंडिकुलर टू द सन एरे लाइन। ये जो सन एरे हैं यानी सोलर एरे हैं उनको हम बेसिकली ऐसे रखते हैं, इस पोजीशन में रखते हैं, ताकि जो सनलाइट उन पे पड़ रही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पड़ रही हो, ठीक है। सोलर सेल्स के अंदर जो सोलर एरे है, सोलर सेल्स है, उस पर जो हमारी सनलाइट एनर्जी आती है वो हमारी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही हो, इसलिए हम वहाँ पे ट्रैकिंग एरे का यूज़ करते हैं। ट्रैकिंग एरे जो है हमारे जैसे जैसे सन की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी वैसे वैसे सोलर एरे के अंदर ट्रैकिंग एरे लगा देते हैं वो ताकि सोलर सेल की डायरेक्शन अपने आप चेंजेस होती रहे जैसे जैसे सन की डायरेक्शन हमारी चेंज हो रही है, ठीक है। आप जानते हैं जैसे कि हमारी पृथ्वी घूमती है अर्थ सन के चारों तरफ, तो सन जो है हमारा बेसिकली सन की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, तो उसके अंदर हम ट्रैकिंग एरे सिस्टम लगा देते हैं। जैसे कि हमारा जैसे जैसे हमारी पृथ्वी मूव करती है, रोटेट करती है, वैसे वैसे ही हमारे जो है सोलर सेल्स एरे भी रोटेट करेगा, जिसके कारण जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके अंदर सारी रेस प्रेजेंट हो रही हो सोलर एरे के अंदर। ऐसा हम सिस्टम प्रोड्यूस करते हैं,
ठीक है, ये था रिगार्डिंग ट्रैकिंग एरे का। अब हम फिक्स्ड एरे देख लेते हैं। तो फिक्स्ड एरे जो है हमारा बेसिकली ईस्ट वेस्ट इन टिल्ट अपने एंगल, तो ये हमारा एक एंगल पर टिल्ट रहता है और ये हमारा परपेंडिकुलर बेस्ड नहीं रहता, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू द लैटिट्यूड ऑफ द साइड, जो हमारी अर्थ की डायरेक्शन होती है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ऑफ द साइड, उसमें हमारा प्रेजेंट रहता है, लैटिट्यूड साइड पर प्रेजेंट रहता है, उसका ये फिक्स्ड रहता है, ठीक है। ये मूव नहीं करता ट्रैकिंग एरे की तरह। फिक्स्ड एरे जो है हमारा फिक्स्ड एरे में यानी कि फिक्स्ड रहता है और ट्रैकिंग एरे हमारा मूव कर रहा होता है, जैसे कि हमारे सनलाइट एनर्जी हमारी मूव करती है साथ साथ अर्थ के रोटेट करने से, ठीक है। फ्लैट उसके बाद हम देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड है फ्लैट प्लेट एरे एंड दी कंसंट्रेटिंग एरे। तो फ्लैट प्लेट एरे हम जानते हैं, फ्लैट प्लेट एरे क्या होता है, यदि सोलर सेल्स आर वेरी सुटेबल एडहेसिव, कई सारी सोलर सेल्स को जब हम सोलर एरे बनाते हैं तो उनको जो चिपकाने के लिए एडहेसिव का काम करता है, तो हमारा फ्लैट प्लेट एरे हमको यूज करते हैं। दिस टेक्नोलॉजी स्पेस रिलेटेड फोटोवोल्टिक एंड मैनी सच एरेज हैव बिल्ट इन पावर साइज। तो बड़े बड़े पावर साइज को बिल्ट करने के लिए हम फ्लैट प्लेट एरे का यूज़ करते हैं। फ्लैट प्लेट एरे एडहेसिव का काम कर रही होती है, यानी चिपकाने का काम कर रही होती है बड़े बड़े सोलर एरे सिस्टम्स को, ठीक है। कंसंट्रेटिंग एरे जो है हमारे, इसके अंदर हमारे लेंसेज प्रेजेंट रहते हैं या फिर ऑप्टिक्स, हमारे ऑप्टिक लेंस इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी फ्रेंसल लेंस हो गया, पैराबोलिक मिरर्स हो गया, कंपाउंड पैराबोलिक मिरर्स हो गया। फ्रेंसिल लेंस और पैराबोलिक मिरर आपने इंजीनियरिंग फिजिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है, यूनिट 5 के अंदर हम जहाँ पे हम हीलिंग न्यूरॉन लेज़र पढ़ते हैं तो वहाँ के अंदर हमारा फ्रेंसिस लेज़र और पैराबोलिक मिरर्स का जिक्र आता है। यानी कि हम जो है यहाँ पे ऑप्टिकल लेंस का यूज़ करते हैं, जिसके कारण जो सारी एनर्जी है, सनलाइट एनर्जी जो सारी है, वो ताकि सारी की सारी हमारी जो है एक लेंस पर्टिकुलर लेंस पे टकरा रही है, पर्टिकुलर लेंस पे आ रही हो, तो वहाँ पे हम एक यूज़ करते हैं। वैसे भी आपने एक मूवी में भी देखा होगा, क्रिश की मूवी में जो है हम जिसके लिए हम पेन का यूज़ करते हैं, तो पेन के अंदर हमारे जो है क्या लगा होता है, पेन के अंदर उसके अंदर एक मिरर लगा होता है, जिससे कि कारण जो हमारी सारी सनलाइट एनर्जी जो है वो एक पर्टिकुलर पेन पे आ रही होती है और उससे जो है हमारी बेसिकली, जैसे कि आप जानते हो, हम एक माइक्रोस्कोप ग्लास लेते हैं, उसके ऊपर सारी सनलाइट एनर्जी प्रेजेंट होती है, उससे हम जो है पेपर को बर्न कर सकते हैं। वैसे ही कुछ काम कर रही होती है हमारी कंसंट्रेटिंग एरेज, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा कंसंट्रेटिंग एरेज और फ्लैट एरेज। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे, जैसे कि ये एप्लीकेशन ऑफ फोटोवोल्टिक सिस्टम। तो फोटोवोल्टिक सिस्टम आप समझ गए, फोटोवोल्टिक सिस्टम क्या होता है। फोटोवोल्टिक सिस्टम जो है हमारा बेसिकली, फोटोवोल्टिक सिस्टम के अंदर हम बेसिकली ये रहा फोटोवोल्टिक एरे का यूज़ करते हैं। इसके अंदर चार्ज रेगुलेटर और बैटरी सिस्टम लगा हुआ होता है। इन्वर्टर का यूज़ करते हैं डायरेक्ट करंट को कन्वर्ट करने के लिए अल्टरनेटिंग करंट के अंदर। अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशंस देख लेते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं सोलर सेल्स मटेरियल की, ठीक है। सोलर सेल्स मटेरियल आप समझ गए क्या होता है। एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ द फोटोवोल्टिक सिस्टम, जैसे कि सोलर स्ट्रीट लाइट के अंदर, होम लाइटनिंग सिस्टम और सोलर व्हीकल्स, वाटर पंपिंग सिस्टम के अंदर जो हम बेसिकली सोलर सेल्स का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। सोलर स्ट्रीट लाइट क्या है, इट कंप्रोमाइजेज ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप। तो फ्लोरोसेंट लैंप यहाँ पे लगा हुआ था, ये हमारी क्या है, ये हमारी सारी की सारी सोलर सेल्स हैं। सोलर सेल्स हमारी कैसी कनेक्टेड हैं, ये सारी सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ये हमको कन्वर्ट कर रही होंगी सोलर एरे के अंदर, यानी सोलर मॉड्यूल भी हम इसको रेफर कर सकते हैं। 235 वाट सोलर एरे एंड 80 एम्पियर ट्यूबुलर सेल्स बैटरी आर शोन। ये हमारी बैटरी है, बैटरी का जो बॉक्स है इसके अंदर 80 एम्पियर आवर की बैटरी हमारी है और 35 वाट के सोलर एरे यहाँ पे लगे हुए हैं सोलर स्ट्रीट लाइट के अंदर। सिमिलरली हमारा होम लाइटनिंग सिस्टम आ जाता है सेकेंड वन, जो भी हम घरों में यूज़ करते हैं। दीज आर दी मोस्ट पॉपुलर सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट। जो फोटोवोल्टिक्स यूनिट है हमारी मोस्ट पॉपुलर सोलर फोटोवोल्टिक यूनिट्स हैं। टिपिकली डिज़ाइन टू वर्क विद 2 लाइट पॉइंट्स एंड 1 टीवी पॉइंट्स। 2 लाइट पॉइंट्स और 1 टीवी पॉइंट से हम जो है इसका यूज़ कर रहे होते हैं होम लाइटनिंग सिस्टम का। व्हेन नेसेसरी स्मॉल डीसी फैन कैन बी यूज टू रन दिस सिस्टम। इस सिस्टम को रन करने के लिए हम स्मॉल डीसी फैन का भी डायरेक्ट करंट का यूज़ कर सकते हैं इसको रन कराने के लिए, होम लाइटनिंग सिस्टम को रन कराने के लिए। थर्ड वन इज़ दिस वाटर पंपिंग सिस्टम एंड फोर्थ वन इज़ दिस सोलर व्हीकल्स। तो सोलर व्हीकल्स देख लेते हैं। सोलर व्हीकल्स क्या होते हैं। सोलर व्हीकल्स आर दी सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम विच आर आल्सो यूज्ड इन दी सोलर व्हीकल्स लाइक सोलर कार्स हो गई, ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे हम सोलर व्हीकल्स का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा काफ़ी सारी
थी, जैसे कि हमारा ईवी हो गया, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गए। सिमिलरली उनमें जब भी हम बैठते हैं तो आवाज़ नहीं आ रही होती है, वैसे ही हमारे कुछ सिमिलर काम कर रहे होते हैं सोलर व्हीकल्स के हमारा ट्रैक्टर हो गया, सोलर कार्स हो गई, तो वहाँ पे हम जैसे कि नॉइसलेस ऑपरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। एडवांटेज भी आप मेंशन कर सकते हो, क्लीन होता है, चीप होता है, नॉइसलेस ऑपरेशन प्रोड्यूस कर रहा होता है, ठीक है। बट सोलर व्हीकल्स आर नॉट यूज्ड इन कमर्शियल लेवल्स अंटिल नाउ। अभी तक हम जो है कमर्शियल लेवल पे सोलर व्हीकल्स को नहीं यूज़ कर पाए हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज कंटिन्यूअसली ट्राइंग टू इंक्रीज द एफिशिएंसी सोलर व्हीकल, ट्राई टू मेक इट कमर्शियल वर्केबल। तो इसकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी भी जारी है ताकि इसकी एफिशिएंसी को हम इंक्रीज़ कर सकें और हम जो है एक ऐसा कम्प्लीटली वर्केबल इसका एनवायरनमेंट बना सकें सोलर व्हीकल्स का। ये था रिगार्डिंग हमारे एप्लीकेशन ऑफ द सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम। तो यहाँ पे हमारा यूनिट नंबर 1 जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर आपने क्या क्या देख लिया एक बार मैं क्विकली समराइज़ कर देता हूँ। आपने जो देखा है जैसे कि हमारा ये सबसे पहले हमने देखा कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है, क्या क्या उनके एग्जांपल्स हैं। जैसे कोल एनर्जी हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, नेचुरल गैस आर दी एग्जांपल्स ऑफ दी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आर दी एग्जॉस्टिबल, ठीक है, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस आफ्टर वो, ठीक है। तो ये हमारी एग्जॉस्टिबल हैं और ये हमारी कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इफ़ एनी वन दे आर यूज, ठीक है। जो भी हमारी यूज हो जाएंगी तो ये हमको प्रोड्यूस नहीं हो रही होंगी, ठीक है। उसके बाद हमने वेरियस सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी देखा, जैसे कि हमारा जियोथर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, बायोफ्यूल्स हो गया, हाइड्रोजन एनर्जी हो गई, ओशन वेव एनर्जी हो गई। दीज आर कम्स अंडर द वेरियस सोर्सेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। आफ्टर दैट वी हैव सीन द इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिस्पॉन्सिबल करने के लिए हमारी कुछ गैसेज प्रेजेंट है, जैसे कि CH4, CO2, NO2, SO2, ठीक है। दीज आर दी गैसेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग। इनका जब भी कंटेक्स्ट हमारा हाई हो रहा होगा गैसेज का तो हमारी ग्लोबल वार्मिंग प्रोड्यूस हो रही होगी, ठीक है। वहाँ पे हम नॉन ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए और उसको कम करने के लिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का हम यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि हमारे हार्मफुल प्रोडक्ट जैसे और हार्मफुल गैसेज पॉल्यूटेंट्स प्रोड्यूस नहीं हो, जैसे कि CO2, CH4, SO2, NO2 हमारे प्रोड्यूस नहीं हो। तो वहाँ पे हम जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के अंदर जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, ओशन थर्मल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, तो वहाँ पे हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का यूज कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी MNRE। तो MNRE का फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये हमारी मॉडर्न मिनिस्ट्री है। इसके अंदर आप जानते हैं मिशन है कि जो जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन है वो लॉन्च हुआ था 11 जनवरी 2010 को, ठीक है। इसका मिशन था 220,000 मेगावाट की सोलर ग्रिड सिस्टम ऑब्टेन करना विद द हेल्प ऑफ द सोलर एरे और सोलर मॉड्यूल सिस्टम, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज। प्राइमरी एनर्जी सोर्स के अंदर हमारे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज आ रहे होते हैं। उस सेकेंडरी सोर्सेज क्या है, हमारा सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज जो है हमारे बेसिकली बाई प्रोडक्ट है, एक हमारा ये अपने आप नेचर में कर नहीं होता है। दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। तो प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज से हम जो है सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज को बना रहे होते हैं, सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेज को हम बना रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ द प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सोलर सेल्स और दी सोलर सेल्स मटेरियल। सोलर सेल्स आप जानते हैं सोलर सेल्स क्या होती हैं, ठीक है। सोलर सेल्स को हम फोटोवोल्टिक सेल्स से भी जानते हैं। फोटोवोल्टिक सेल्स जो है हमारी बेसिकली सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट करने के लिए सोलर सेल्स का हम यूज़ करते हैं। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सोलर सेल मटेरियल। सोलर सेल मटेरियल के अंदर 90% जो एप्लीकेशन है वो हमारी सिलिकॉन की है। उसके बाद हमने कुछ मटेरियल्स जैसे कि एल्यूमिनियम टेलराइड, कैडमियम टेलराइड, ठीक है, एल्यूमिनियम सिलिकॉन, कैडमियम सल्फाइड। दीज आर दी मटेरियल्स विच इज़ सुटेबल फॉर मेकिंग द सोलर सेल। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी मैकेनिज्म ऑफ द फोटो कंडक्शन दी PV सेल। तो PV सेल के अंदर हमने फोटो कंडक्शन देखा। इसके अंदर हमने देखा जो N रीजन है, N रीजन में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं, P रीजन में हमारे होल्स प्रेजेंट हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं हमारे होल्स के अंदर ताकि वो जो हमारा डिप्लीशन लेयर है उसको डेफिशिएट कर सके और एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट होती है डिफ्यूज लेयर के अंदर। डिफ्यूज लेयर के अंदर हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है वो हमारी इक्विलिब्रियम तब तक अचीव नहीं हो जाता है जब तक हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो रही होती है। उसके बाद जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट जो है
इलेक्ट्रिक करंट हमारा सप्लाइड हो रहा होता है आफ्टर मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव टू द पॉजिटिव विद द हेल्प ऑफ द लोड, और यहाँ से हमारा सर्किट कंप्लीट होता है और इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्लो हो रहे होते हैं। ये था रिगार्डिंग हमारा मैकेनिज्म ऑफ द फोटो कंडक्शन इन द फोटोवोल्टिक सेल। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल। सोलर फोटोवोल्टिक क्या हो गया, ठीक है। सोलर सेल्स क्या होती हैं, सोलर एरे क्या होते हैं, सोलर मॉड्यूल्स क्या होते हैं। सोलर एरे हमारी दो टाइप्स की होती हैं, फ्लैट प्लेट एरे एंड दी कंसंट्रेटिंग एरे। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी एप्लीकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन दी फोटोवोल्टिक सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर हम 4 एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, सोलर स्ट्रीट लाइट के अंदर, होम लाइटनिंग सिस्टम के अंदर, सोलर व्हीकल्स के अंदर और वाटर पंपिंग सिस्टम के अंदर। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमारी यूनिट 1 जो है वो कंप्लीट हो जाती है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की, ठीक है। सेमेस्टर 7th का ये टॉपिक है। तो इस वीडियो में इतना ही। सी या, हैव अ गुड डे, बाय।